लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। सिर्फ एक दिन का एग्जाम है, आप जो तैयारी करते हैं, आप हर दिन एग्जाम को जिए। ये सोच के दीजिए कि अब मुझे सिलेक्शन लेना है इस साल, चाहे कुछ भी हो। तो वो 4 से 5 ही क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अगर उन्हें पहचान गए एग्जाम के टाइम पे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कि मॉक्स का जो स्कोर है वो आपका डिसाइड नहीं कर देता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। What was your strategy for tier 2? How was that different from your approach for tier 1? Welcome everybody here. नमस्कार आप सभी का watching this video. एसएससी में जॉब पाना चाहे 17,000 वैकेंसीज क्यों ना हो हमेशा से डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स भी कोई 1 लाख 2 लाख नहीं बैठते, लगभग 40 लाख बच्चे यानी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं हर साल एसएससी के एग्जाम में। और अगर थोड़ी सी मैथ्स और यूज करें तो इन 40 लाख में से लगभग सिलेक्शन 17,000 या 7,000 का ही होता है। तो लगभग 39 या 36 लाख भी आप कहेंगे, 37 जैसे साल था, वो बेचारे फिर से जॉबलेस रह जाते हैं। भले ही लेवल इजी आने लगा है, कई बच्चों की शिकायत होती है कि पेपर बहुत आसान आता है। इस लेवल इजी होने के बाद भी जो सिली मिस्टेक्स हम अवॉइड कर लेते हैं तो हम कट ऑफ में पहुंच जाते हैं। और अगर चार चार जो कि आसानी से हो जाती हैं सिली मिस्टेक्स हमारी चारों सब्जेक्ट्स में हुई, तो 15 क्वेश्चंस के अगर 4 टाइम्स कर दिया जाए मेंस में, तो 50 नंबर से तो बहुत प्यार से बाहर हो जाते हैं। इन सभी चीजों के लिए टीचर्स आपकी मदद हमेशा करते हैं कि क्या तरीके होने चाहिए कि हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। क्या तरीके हमारे हो सकते हैं कि हम कॉन्सेप्ट बेसिस पर अपनी इतनी स्ट्रांग बिल्ड कर लें कि हमसे गलतियां ना हो, फिर भी कभी ना कभी हो ही जाती हैं। इन सभी में टीचर्स का योगदान हमेशा होता है, लेकिन हाँ, एक बच्चा अपने साथ वाले से ज्यादा रिलेट कर पाता है कि भाई मेरे साथ ही इसने तैयारी की थी और इनका सिलेक्शन हो गया, शायद मेरा नहीं हुआ। अच्छा, ये मेरे सीनियर थे, अभी 2 साल पहले तो देखा था, इनका वहां सिलेक्शन हो गया। तो एक टीचर से ज्यादा इन माय ओपिनियन एक स्टूडेंट अपने आप को बेहतर समझा सकता है कि जब वो स्टूडेंट था क्या परेशानियां उसने फील की, क्या उसकी स्ट्रेटजी रही, जिसके बेसिस पर आज उसके हाथ एक जॉब है। और हाँ, एसएससी में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब होती है। एएसओ आप में से मैक्सिमम लोगों का ड्रीम होगा कि सर शुरू में तो भले ही टीए या कहीं भी मिल जाए मुझे, पर लास्ट में एएसओ में जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही जाना है एंड सच। और कैसा होगा अगर ऐसे ही किसी जो पहले स्टूडेंट रहे आज वहां जॉब कर रहे हैं, उनके थ्रू उनकी स्ट्रेटजी, उनका गाइडेंस, उनका मोटिवेशन आपको मिल जाए। जी हाँ, वी हैव अलोंग साइड विद अस हिमांशु गोयल जी, जो कि ऑब्वियसली क्योंकि सास भी कभी बहुत ही स्टूडेंट ही रहे होंगे, आज एएसओ में जॉब है सीएसएस डिपार्टमेंट में। उसके अलावा इनकी बहुत अच्छी जर्नी जो इन्होंने फील की, जो इन्होंने जी है, क्या क्या परेशानियां उनको मिली, क्या क्या डिफिकल्टीज उनकी रही, कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया। अच्छा, टीयर 1 को अलग टारगेट किया था क्योंकि बहुत से बच्चों की डाउट्स थे, मेरे पास हैं काफी सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों के, कि टीयर 1 को अलग से टारगेट किया जाता है, टीयर 2 को अलग से तैयार करना है, या दोनों को साथ में लेकर चलना है, किस तरह से। अच्छा सर, वो मॉक्स की एनालिसिस कैसे करनी है, मॉक देते हम सब हैं, बट क्या बेहतर एनालिसिस उनकी की जा सकती है, आज उन्हीं से सुनेंगे। तो वेलकम आप सभी को वापस, और आप सबके साथ में हमारे टॉपर्स जिनकी ऑल इंडिया 185 रैंक रह चुकी है, वो भी एएसओ। आई थिंक एक नाम काफी है कि आप एएसओ में जॉब करते हैं। एक चीज और मैं कह दूं, एसएससी की जो लिस्ट जाती है, लिस्ट 1 2 3 आजकल तो कट ऑफ काउंट नहीं होता, इसीलिए कि स्कोर काउंट नहीं होता, लिस्ट 4 भी कह लें आप उसे, पर लिस्ट 1 में आना ऑनेस्टली अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है, लगभग इम्पॉसिबल के आसपास ही होता है। कितना मेहनत, कितनी परसिवियरेंस, डेडिकेशन, ये सब लगता होगा, तब जाकर हम वहां पहुंच पाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हिमांशु जी का। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया ताकि मैं बच्चों को, मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट्स दोस्त हैं, तो उन्हें मैं बता सकूं कि कैसे मैंने सिलेक्शन लिया और कैसी मेरी जर्नी रही और क्या क्या परेशानी मैंने झेली और उन्हें कैसे ओवरकम किया। थैंक यू। बहुत से बच्चों की डाउट्स हैं, बच्चे क्या जो ऐसे होते हैं कि मेरी जॉब तो लग गई पर अभी मैं इस स्टेज पर हूं सर, मुझे यहां तक जाना है। और चूंकि आपके पास एएसओ का टैग है, तो आपसे बेहतर आई थिंक कौन ही समझा सकता है, वो भी अंडर 200 रहना नियरली इम्पॉसिबल ऑनेस्टली। तो आपकी मेहनत को सबसे पहले सलाम, और ऑलिव बोर्ड का क्रेडिट कि उन्होंने आपको बुलाया, टू थैंक यू बी सर। ऑनेस्ट, एंड थैंक्स ऑलिव बोर्ड मुझे भी कि मैं आपके साथ यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं जहां आपका एक्सपीरियंस मुझे भी अच्छा लगेगा,
कई सारी आपकी चीजें होंगी जो मैं भी अपने बच्चों के साथ शेयर करूंगा। जी सो सर। थैंक यू सो मच, वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ आने के लिए। कैन यू शेयर अ बिट अबाउट जी। योरसेल्फ एंड हाउ लाइफ हैज बीन सिंस ज्वाइनिंग द सर्विसेज? बिकॉज आई थिंक ये बात हम सबके मन में होती है कि एक नंबर से अगर कट ऑफ रह जाए तो वो स्टूडेंट स्टूडेंट रह जाता है, और अगर एक नंबर और एक्स्ट्रा आ जाए, कट ऑफ मेरिट में हम आ गए, तो अब मेरे पास जॉब भी है, सबकी विशेष भी है, सच। सो थोड़ा सा आपके बारे में जी। थैंक यू सर। मेरा नाम हिमांशु गोयल है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर 29 जनवरी को ज्वाइन किया था मैंने अपनी जॉब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर होम अफेयर्स में। तो ये जर्नी सर, जो लाइफ है जॉब के बाद काफी अच्छी से चेंज हुई है। एक तो सर सबसे बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, कि आपको अपने खर्चों के लिए फाइनेंशियल फाइनेंशियल के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जब आप ट्वेंटीज क्रॉस कर जाते हैं तब घर वालों से पैसे मांगते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कि यार पापा से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, ये सोचना होता है। तो वो एक सारा फैक्टर खत्म हो जाता है, आप भी अपने घर वालों को हेल्प कर पाते हैं। क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन सर हम मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे ही करेंगे, कोई रिच फैमिली का बच्चा तो करेगा नहीं तैयारी। तो वो उनके तो मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ और ये मोस्टली सारे स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आना। तो अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ पाती है तो आप अपने डिसीजंस अपनी चॉइस से ले पाते हैं और आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये फैक्टर भी अच्छा है। और बाकी तो वो मैं मानता हूँ कि ठीक है जो भी है। अच्छा, उसके बाद लाइफ कैसी हो गई है? आज हमारे पास जॉब है, और इतनी अच्छी जॉब है कि शायद उसके रिप्लेसमेंट का हमें सोचना ही ना पड़े। सो हाउ लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर बीइंग अ स्टूडेंट एंड आफ्टर गेटिंग अ जॉब? जी। सर जब मैं स्टूडेंट था तो जैसे मैं कभी कभी पापा से कहता था पापा मुझे फोन चाहिए, तो पापा कहते ले लो। फिर अब मुझे जैसे अब मुझे कुछ कोई भी गैजेट वगैरह लेना होता है, जैसे अभी मुझे टैबलेट खरीदना था तो मैंने पूछा नहीं पापा से और मैंने ले लिया। तो वो एक क्या अच्छी बात चीज है। लगी मुझे मेरे लिए कि हाँ चलो मैंने कुछ किया। पापा के लिए भी कुछ गिफ्ट दिया मैंने थोड़ा सा, एक फोन पापा को भी गिफ्ट किया मैंने। तो वो जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो अंदर से जो खुशी मिलती है तो वो थोड़ा अच्छा लगा सर। आई थिंक उसको शब्दों में बयां किया भी कि नहीं जा सकता। कभी थैंक यू आप सो पापा मच। से फोन मांगते हैं तब आप पापा को गिफ्ट दे पाए। क्या बात है। जिसने जी हमें सर। जिंदगी भर पाल पोस कर बड़ा किया, आज हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी ऑनेस्टली कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। एक चीज मैं बीच में कहूंगा, ऑल्दो ये इंटरव्यू कहिए कुछ भी कहिए, कि काफी बच्चे होते हैं, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिनकी जॉब के बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आज वो कॉन्फिडेंस होता है, अरे जॉब पर है हम लोग, अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर आपके शब्दों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो सिंप्लिसिटी है, कि आपने जो भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो माफ कीजिएगा, बट सब श्योरिटी के साथ आपकी थैंक यू फीलिंग्स सर। आपको दिखा रही है जी। थैंक यू सर। नहीं, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक जॉब के साथ साथ एक अच्छा थैंक यू सर। इंसान होना भी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज? सीरियस, स्टूडियस, या कुछ और? एंड डिड यू ऑलवेज प्लान टू गो फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर? सर मैंने कॉलेज किया है सर अपना एस एस जन सुबोध पीजी कॉलेज राजस्थान से। तो कॉलेज में तो ये था कि सर हम मैं जयपुर गया ही था एसएससी की प्रिपरेशन करने, लेकिन मेरा जो कॉलेज था वो रेगुलर था। तो उसके साथ मैं कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तब फिर मैंने सिर्फ कॉलेज पे ही फोकस किया कि ठीक है कॉलेज चल रहे थे किया, कॉलेज में मैंने ज़्यादा टेंशन ली नहीं। तो फिर उसके बाद ये था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। तो बस सुपर। वही है सर। तो इनकम टैक्स ना मिलके एएसओ मिल गया तो ठीक है। इनकम टैक्स का मतलब साउथ का डर था कि कहीं साउथ ना पहुंच जाए, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट ना देना पड़े, तो इसलिए फिर एएसओ लिया सर। क्या बात है। तो अभी आप साउथ में नहीं है, तो कहाँ है आपकी ज्वाइनिंग, कहाँ पर पोस्टिंग है? मेरी सर दिल्ली में पोस्टिंग है, क्या बात है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सर। क्या बात है। सो how many attempts did you take to crack CGL, and can you briefly walk us through the journey? Yes, it took me two attempts, CGL 2022, and I got selected in CGL 2023। CGL 22 में सर जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हुआ था। 22 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पैटर्न चेंज हुआ था, तब मैंने उस पैटर्न को देखा नहीं। हालांकि जो मेरी कट ऑफ थी वो क्लियर हो गई थी, क्योंकि जो लास्ट ये कट ऑफ थी वो थी 391 एंड आई स्कोर्ड 394। बट मेरे साथ हुआ ये था कि सर मैंने कंप्यूटर को लाइटली ले लिया।
मैं कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है जिसको पास करना होता है तो उसको लाइटली ले लिया। क्योंकि मुझे अटेम्प्ट करने थे, अपना क्वालिफाइंग स्कोर है 18 उसमें सीजीएल में, तो मैंने 18 ही 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके अलावा मैंने किए नहीं। मैंने कहा 18 चाहिए तो मैंने कहा ठीक है कर दो। 6 नंबर 6 क्वेश्चन हुए तो 6 से अपना 18 नंबर आ गए। उसके बाद मुझे पता नहीं था कट ऑफ जाएगी, तो मैं उसमें रह गया। तो फिर मैंने सीजीएल 2023 के लिए प्रिपरेशन की अच्छे से, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। देखिए, ये बात मैंने भी क्लास में बहुत बार कही है कि किसी भी चीज को लाइटली ना लें। बच्चे सब जानते हैं कि जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर हम नहीं कर पाते, पर उसको लाइटली लेकर आपको लगता है कि टीयर वन में हम जीएस को छोड़ दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यू बेटर नो इम्पॉसिबल है। तो जो इनके शब्द हैं, मेरे साथ भी काफी बच्चे हैं जिनकी जॉब्स हैं आज, सेम वर्ड्स उनके भी थे कि सर कंप्यूटर को लाइटली ले लिया था और हमें पता था उसका कट ऑफ ही तो क्लियर करना है, बट कट ऑफ क्लियर करना है, नहीं कर पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि आपने दो अटेम्प्ट्स में से एक जो पैटर्न चेंज हुआ तो सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू हेरिया। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर टीयर टू? हाउ वाज दैट डिफरेंट फ्रॉम योर अप्रोच फॉर टीयर वन? सर जैसा कि पैटर्न चेंज हुआ था सीजीएल 2022 में, तो उससे पहले तो बच्चों की स्ट्रेटेजी अलग रहती थी, क्योंकि टीयर टू में जो सीजन 2021 22 से पैटर्न चेंज होने से पहले जो था, वो मेन सिलेक्शन मैथ्स और इंग्लिश की वजह से होता था। लेकिन अब तो जो है कि आपको टीयर वन हो चाहे टीयर टू हो, आपको दोनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट्स पे आपको कॉम्प्रहेंसिवली फोकस करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। चारों सब्जेक्ट्स का वेटेज इक्वल हो चुका है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। जीएस अपना 75 मार्क्स का बहुत रोल, मेजर रोल प्ले करता है। इंग्लिश भी अपना मेजर रोल प्ले करता है कि आपने जिस सब्जेक्ट को लाइटली ले लिया तभी आप मतलब समझ ले कि ये आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने 2022 में कंप्यूटर को लाइटली ले लिया, जबकि कंप्यूटर तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैंने उसको लाइटली ले लिया तो मेरा 2022 के सिलेक्शन से मैं बाहर हो गया। तो वो गलती नहीं करनी है। और एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है आपको सिलेक्शन लेने के लिए कि आप राइटिंग, मतलब जो भी चीज है आप लिखिए चीजों को, आप अपनी कमियों को लिखिए कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। लिखते लिखते आपको थोड़ा सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मैं भी यही करता था कि मैं देखता था कि मेरे मॉक्स में कहाँ गलती है, मैं ये गलती कर रहा हूँ। मैं जैसे मैं 2-3 मॉक की दिए, उन्हें एक साथ एनालाइज करता था। उनमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती थी कि ये इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, जीएस में ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, तो फिर उसके इर्द गिर्द जीएस में देखना। इंग्लिश में जैसे वोकैब है, कोई वोकैब प्रीवियस ईयर वोकैब है, फिर मैंने उसके ऑप्शंस देखे, मैं उसके चारों के सिमिलर वर्ड्स देखे और एग्जैक्ट मीनिंग। कभी कभी क्या होता है सर, इंग्लिश में कोई वर्ड है, उसका हिंदी मीनिंग कुछ और है, लेकिन जो रियल डेफिनेशन है वो कुछ और है, तो वो फिर एक तरीके से देखना थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये कॉम्प्रहेंसिवली आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। तो वो करना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सो मच। जो बच्चे मेरे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये लाइन सच्चाई है। चाहे उन्होंने बोला वो तो भाई मेरी मत मानिए, चलिए, पर जो आज जॉब पर हैं, जो आप जो ड्रीम चाहते हैं वो ले चुके हैं, उनकी तो मान लीजिए। काफी बार ऐसा होता है, मैं भी इंग्लिश ही पढ़ाता हूं इसीलिए कह सकता हूं कि हिंदी में उसका मीनिंग कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, रिलेट आप कर ही नहीं सकते। एक कभी आपसे कहूं और सभी बच्चों से कह रहा हूं, गूगल रिजल्ट्स को हम बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। गूगल टेक्नोलॉजी में अगर आएंगे तो सिर्फ एक सर्च इंजन है जो वेबसाइट्स के रिजल्ट दिखाता है, खुद का गूगल का डेटाबेस नहीं है जो आपको वो दिखा देता है, वेबसाइट्स के रिजल्ट हैं। कभी आप टाइम पास के लिए देखिएगा, टी टॉटलर का हम मीनिंग सब जानते हैं, जो कभी भी शराब नहीं पीता, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम रिफ्रेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। आज भी भाई, आज चेंज हो गया हो तो नहीं पता, मैं भी लाइव दिखा सकता हूँ गूगल पर। अगर आप टी टॉटलर की हिंदी डालते हैं तो हिंदी में लिखा आता है पियक्कड़। और हम सब जानते हैं कि पियक्कड़ का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा पीता है, जबकि उसका पीता मतलब है। है कि जब द वन हु ठीक है। एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो आपको गूगल भी गलत रिजल्ट्स दिखा सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, मैं तो ऑथेंटिकली बात कर रहा हूं। और जो उन्होंने कहा कि हमेशा हर चीज की हिंदी इंग्लिश सेम नहीं होती, कई बार ऐसा होगा कि रिलेटेड मीनिंग है, फिर एसएससी जब क्लोज ऑप्शंस पे आती है तो वो आपका आंसर नहीं चल पाएगा। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। तो what were the biggest challenges you faced during your preparation and how did you overcome them? ये आई थिंक हम सबकी डाउट रहती है। तो बिगेस्ट चैलेंज यदि कहें तो मुझे ऐसा कोई चैलेंज लगा नहीं, क्योंकि सर मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है घर रह के की। तो एक मुझे
पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला। तो मेरे घर पे सारे ही सपोर्टिव, मुझे सपोर्ट करते थे, चाहे मम्मी हो, चाहे दीदी हो मेरी, चाहे पापा हो। तो वो क्या जो बात है। चैलेंजेस थे वो मुझे इतने लगे नहीं कि स्ट्रगल कह सकते हैं, कि स्ट्रगल, सॉरी स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, चैलेंज तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि अब चैलेंज, मुझे सर सच में कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने घर रह के तैयारी की। प्रॉपर ऑनलाइन कोर्सेज थे मेरे, सारे जो भी फाउंडेशनल कोर्स था मेरा सब कुछ ऑनलाइन था। तो मैंने घर रह के तैयारी की, तो मुझे सर ऐसा कोई चैलेंज फेस हुआ नहीं आपके इसमें शब्दों तो। को मैं ऑप्टिमिस्टिक वे में कह देता हूँ, समझ समझ की बात होती है। मैं एज अ स्टूडेंट अगर कहूँ अरे सर मेरे शहर में सर वो क्या है कि फंक्शनैलिटी नहीं है इतनी सारी, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं कहाँ पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, ये मेरी नज़र में चैलेंज है जिसका सोल्यूशन वो दे चुके हैं कि आज हम सबके पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी अपने घर बैठकर है। तो मेरा चैलेंज मान लेते हैं जिसका सोल्यूशन उन्होंने दिया कि अगर आपको लगता है कि आपके पास ये नहीं है तो उसका सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे यहाँ पर ये चीजें नहीं है, तो उसका सोल्यूशन है, आप अपने घर बैठकर सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। और एक चैलेंज जो कई बच्चों को लगता होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसका जिक्र वो पहले ही कर चुके थे। एक आध साल आप भी रुक जाओ, मेहनत करो। जिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम समझते हैं वो आपकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। कल पिताजी को और माँ को जब गिफ्ट करोगे तो उनको इतनी खुशी होगी जो आप भी फील ना कर पाएंगे। थैंक यू। टाइम मैनेजमेंट सब जानते हैं इज ट्रिकी, especially with so much to study. How did you manage your time across all the sections? सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके आपके लिए कैसे हैं, सपोर्टिव हैं या कैसे हैं। क्योंकि जैसे एक बच्चा है, मान के चलिए वो सिटी में रह रहा है, उसके दोस्त होंगे आसपास, वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है प्रिपरेशन वाला। अब जैसे कहते हैं शाम को 5 बजे का टाइम है, तो जनरली इस टाइम पे सभी लोग थोड़ा मूड फ्रेश करना चाहते हैं, तो वो सब करना चाहते हैं, तो दोस्त होंगे चलो यार चलो चाय पी के आते हैं, कहीं चलते हैं, चलो इधर उधर घूमने चलते हैं। लेकिन आपका मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन दोस्तों के फोर्स करने पे आप चले गए। तो वहाँ जब आपका पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप दोस्तों के साथ चाय पीने क्यों जा रहे हैं। अब क्योंकि मैं तो घर पे था, तो मैं घर पे था, तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे तुझे जब जो करना है तू कर, तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और ना ही मेरा कोई दोस्त, मेरे गांव में दोस्त हैं, मैंने उनसे बोल रखा था भाई प्लीज यार कॉल मत करना मुझे, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो वो भी मतलब मेरे दोस्त भी काफी अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है यार, नहीं तुझे बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मिल लेंगे तुझसे। मेरा कहना यह था बस एक लाइन में कि एक घर में पैदा हुए दो बच्चे भी सेम नहीं होते। हमारी आदतें हमारे भाई या बहन की आदतों से डिफर करती हैं। तो दो लोग सेम कैसे हो सकते हैं? अगर दोस्त को, उन्हीं के शब्द हैं, मैं बस अपने शब्दों में कह रहा हूं, कि अगर दोस्त को चाय पीने जाना है बिकॉज वो शायद सुबह से पढ़ चुका था, मैं 12 बजे उठा क्योंकि मैंने रात जी को सर। पढ़ा, मेरा पढ़ने का टाइम है, दोनों सिंक्रोनाइज शायद ना हो पाए। बहुत अच्छी बात आपने बोली, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि सर मेरा सपना यही है कि मैं दिन में पढ़ पाता हूँ, रात को नहीं पढ़ पाता। बहुत से बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, दिन में नहीं पढ़ते। तो ये है कि बस टाइम मैनेजमेंट आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको किसी दोस्त को मना करना पड़े या किसी रिश्तेदार की शादी हो उसमें ना जाना पड़े, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा सर। दैट्स कॉल्ड मेच्योरिटी। सही बात है। और ये जिंदगी भर नहीं करना है प्लीज, कि अरे वो उस शादी में नहीं जा पाए, वो दोस्त को मना कर दिया। जिंदगी ऐसी थोड़ी ना गुजरने वाली है। अगर 2 साल मेहनत कर लें तो वो दोस्त भी आपको आज भी अप्रोच करेगा, जिसकी शादी थी वो भी आपको अप्रोच करेगा कि यार उसने शादी अगर मिस की तो उसके बदले कुछ करके दिखाया है। गॉड ब्लेस यू। What was your primary focus area for the tier 2 examination? What subjects did you prioritize the most, and what kind of topics did you choose to skip or spend less time on? सर इस क्वेश्चन के लिए सर सबसे मेन चीज है, आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका एरिया, आपकी प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट में अच्छी है। अब जैसे बहुत से बच्चे रीजनिंग है, रीजनिंग टीयर 1 में अच्छी कर लेते हैं, 95% बच्चा रीजनिंग को मतलब स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, 50 आउट ऑफ 50, 95% स्टूडेंट्स रीजनिंग में मैं मानता हूँ कि 45 to 50 टीयर 1 में स्कोर कर लेते हैं। और उनकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो टीयर 2 में भी 80 to 90 स्कोर कर सकते हैं। तो वो अगर जैसे आपकी कोई स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको थोड़ा कम प्रायोरिटी पे दीजिए। वीक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। तो एक वो चीज होता है, जीएस है। अब जीएस कहते हैं कि कम है, वीक है। तो सर जीएस पढ़ने से ही आएगी। मैं ये नहीं कहता कि हाँ जीएस में ये है कि मतलब जीएस में जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड आप पढ़ेंगे तो आप वो पढ़ के जाइए, पीवाईक्यूज पढ़ के जाइए जीएस में। तो अगर आपका थोड़ा लक भी अच्छा रहेगा
तो आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश को भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेंस में 135 मार्क्स की आती है सर, और अच्छे अच्छे पैसेज आते हैं, पीक्यूआरएस भी अच्छा आते हैं सर। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और आपको डेली के टारगेट्स लिखने होंगे कि आपको डेली का टारगेट्स लिखना होगा कि हाँ हाँ हाँ, आज मुझे ये करना है, ये करना है, फिर शाम को से तो आगे बढ़ाएंगे। मैं इनकी लाइंस को एक बात मैं कहूं कि दूसरे किसी इंसान की क्या स्ट्रेंथ है, हो सकता है वो मेरी ना हो। उसकी क्या वीकनेस है, शायद वो मेरी ना हो। हर इंसान का अपना अपना एक्सपर्टीज है, अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। हम कहाँ लैग करते हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मैं बोल नहीं पाया, आई एम सॉरी, कि हर चीज को लिख कर देखिए। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी आपकी। ये लाइन मैं याद रखूंगा टू बी ऑनेस्ट, कि स्कूल में जब हम थे टीचर हमें बार बार लिखने को कहता था, बेटा 10 बार लिख के लाना, और ये हमें सर। गुस्सा भी आती थी, पागल है क्या, 10 बार क्या होगा, एक बार लिखना 10 बार लिखना, बात बराबर ही है। बट आज अगर हम मेच्योरिटी में देखें तो उस बात का इंपॉर्टेंस यही है कि जब आप लिखते हैं आपका पूरा फोकस जाता है, 50% प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। और जब अपनी ही हैंडराइटिंग में अपनी ही कमियां देखोगे तो उनको सुधारने की कोशिश करोगे, किसी दूसरे के कहने से नहीं। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको लेकर चलिए, वो स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए, ये नहीं कि स्ट्रेंथ भी छूट गई किसी और को स्ट्रांग करने के चक्कर में। थैंक यू। हाउ मच डिड यू यूजुअली स्कोर इन मॉक्स? डिड ऑलिव बोर्ड्स वीकली लाइव मॉक्स helped you and made a difference in your preparation? Yes, sir. Olive board helped very much to me scoring to get selection in the SSC. क्योंकि सर जो ऑलिव बोर्ड का मॉक है वो यूजुअली 1 स्टेप 2 स्टेप अबव द एग्जाम लेवल रहता है सर। जो ऑलिव बोर्ड्स के मॉक है वो 1 स्टेप 2 स्टेप हार्ड ही रहते हैं, क्योंकि अगर आपके मॉक्स हार्ड होंगे तो वो जो आपका माइंड सेट है एग्जाम में वो जाएगा, अरे यार ऑलिव बोर्ड इतना हार्ड बनाया था, कहीं एग्जाम में ना आ जाए। कि जैसे आप अभी देख लें सर, सीजीएल 2023 का एग्जाम, मेंस का एग्जामिनेशन देख लें, तो जिसमें मैथ्स थी वो काफी कैलकुलेटिव थी, और उसमें जो मैथ्स का एवरेज डेटा एनालिसिस के हिसाब से जो यूट्यूब पे एनालिसिस अवेलेबल है उसमें 64 या 65 के अराउंड बता रहा है सर एवरेज। तो वो किस लिए था, क्योंकि वो मैथ्स थोड़ी एग्जामिनर का माइंड घुमा, उसने कॉम्प्लिकेट कर दी मैथ्स को, कैलकुलेटिव कर दिया। तो वो जो है कि अगर आप पहले ही मॉक्स में हार्ड अपना हार्ड प्रिपरेशन लेके चलेंगे, माइंडसेट अपना लेके चलेंगे, हाँ हार्ड एग्जाम, वो जो आपका जो एग्जाम का लेवल आप सोच के चलेंगे हाँ हार्ड आएगा, तो वो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। वो एग्जाम क्या है, सिर्फ एक दिन का एग्जाम है। आप जो तैयारी करते हैं, आप हर दिन एग्जाम को जिए, तो उसके लिए ऑलिव बोर्ड का जो मॉक है वो सच में मुझे काफी हेल्प किया था। और रही बात मेरे स्कोर की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो स्कोर था वो 290 टू 320 के एवरेज उसमें लाई करता था, एवरेज ऑन क्या एन एवरेज बात है। 290 टू 390 ओनली। इतना मैं कभी जो मैक्सिमम मेरा स्कोर था वो 330 था सर। एक मॉक था प्रीवियस पीवाई क्यूज का मॉक था, सैटरडे का लाइव मॉक था, ओनली पीवाई क्यूज थे उसमें, सिंपल पीवाई क्यूज, तो उसमें मेरा 330 था। बाकी जो मेरा स्कोर था वो 290 टू 320 के एवरेज में ही लाई करता था। मैं और एक तो चीज सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका मॉक से कोई भी, सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मॉक का जो स्कोर है वो आपका डिसाइड नहीं कर देता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने 290 अचीव किया हो। जब मैंने 222 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब मेरा जो स्टार्टिंग मॉक्स का स्कोर था वो 250 के अराउंड था, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना, तो वो जो है प्रैक्टिस के साथ आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं। कहते हैं हमसे सिली मिस्टेक्स हो गई, मैंने भी की है बहुत। मेरे पास मैं अपने दोस्तों से पूछता था, क्योंकि हमारे जो कुछ दोस्त थे वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं भी उनसे पूछता था कि भाई सिली मिस्टेक्स हो रही, वो भी कहते हैं यार मेरी भी हो रही सिली मिस्टेक्स, क्या करें क्या करें। जब किसी के पास कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर वही वंस अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी मिस्टेक्स को लिखा कि मैथ्स में मैंने ये कैलकुलेशन की, ये की। और ऐसा नहीं है सर मैंने एग्जाम में भी नहीं की, मैंने 23 का जो एग्जाम था मैथ का उसमें भी की, जो कि मेरा गलत हो गया एक क्वेश्चन, वरना मेरे 4 नंबर और बढ़ जाते। तो बस वही है, वहां मैंने डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया था, तो बस उससे थोड़ा मेरा वो इसको मतलब चार एक क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने कहा ठीक है कोई ना, हो गया तो। मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी को, कि आपने पूरा वीडियो देखा है, बहुत अच्छी बात है, कि लास्ट की 3 मिनट बैक करके वापस सुन लो। आई थिंक सबसे प्यारी स्ट्रेटेजी जो हो सकती है किसी भी बच्चे के लिए वो पिछली 3 मिनट्स हैं। आई रिक्वेस्ट कि 3 मिनट बैक करके वापस सुन लीजिए। मैं क्या ही कह पाऊंगा जो उन्होंने कहा, बेटर देन द बेस्ट इफ वी से। विद टीयर 2 एग्जामिनेशन जो इस साल का है, स्टार्टिंग ऑन 18th ऑफ जैन, व्हाट शुड एस्पायरेंट्स फोकस ऑन ड्यूरिंग दिस 1 मंथ? सर
लास्ट 1 मंथ में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अ, अपना सबसे पहला है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरी प्रिपरेशन, मेरा सिलेक्शन होगा। आपको ये सिलेक्शन माइंडसेट रखना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। आपका मॉक्स में क्या स्कोर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पीवाईक्यूज रिवाइज कीजिए, आप अपनी कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। जो आपका बेस है, जैसे मैथ्स के लिए बेस है कैलकुलेशन फॉर्मूलेज, और कुछ क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक, तो ये मैथ्स का बेस हो गया। जैसे सर रीजनिंग में आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। मैंने मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने तो अपने नोट्स बनाए थे, उसमें लिखा हुआ था कि हाँ ये जैसे क्यूब एंड डाइस है उसमें कुछ ट्रिक्स हो गई, और जैसे सीरीज के क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ 4 से 5 पैटर्न लगते हैं नंबर सीरीज वाले, वो जो पैटर्न हो गए उन्हें एक बार देख लिया। और अपना सिटिंग अरेंजमेंट का भी कुछ पैटर्न होता है, डायरेक्शंस वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए जैसे आप लास्ट 1 मंथ में आपको कंप्लीट बेस देखना होता है कि आपका जैसे सिंपल बेस क्या है, तो बेस को आप मजबूत कीजिए लास्ट 1 मंथ में। मैथ्स के लिए कैलकुलेशन वगैरह जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रीजनिंग के लिए हो गया, इंग्लिश के लिए आप अपनी 2-3 चीजों पर फोकस कर सकते हैं, जैसे वोकैब है, और आपका वोकैब है, कुछ रूल्स हैं। जैसे इंग्लिश को हालांकि रूल से पढ़ना, मैं पढ़ते हैं बच्चे, मैं भी थोड़ा बहुत देखा था, क्योंकि अब जब लगता है कि आप एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार फेल नहीं होना चाहते, तो एक बार रूल्स भी पढ़ लिए मैंने। तो रूल्स भी पढ़े मैंने इंग्लिश के। और जीएस के लिए सिंपल पीवाईक्यू, सिंपल जो पीवाईक्यूज हैं, जैसे किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये वाला नेशनल पार्क कहाँ है, जो करंट अफेयर्स में जो कुछ चल रहा हो लास्ट 3 to 4 मंथ, लास्ट 1 मंथ में आप करंट अफेयर्स का देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक एक शब्द आपका मीनिंगफुल, और ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। फाइनली, व्हाट टिप्स और मैसेजेस वुड यू लाइक टू शेयर with all the SSC aspirants? एक मैसेज है ये कि सर आप चाहे आप ये सोच के दीजिए कि अब मुझे सिलेक्शन लेना है इस साल चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपको अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। जो भी आपको बोलता है कि अरे यार हो गया तेरा सिलेक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरा जब 22 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझसे ही बोला था कि अरे तूने तैयारी अच्छे से नहीं की होगी। अब मैंने कितनी तैयारी की है ये मुझे पता है या मेरे घर वालों को पता है, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि अब मेंस में 2 ही महीने रह गए हैं। आप अपना जितना जो है प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और परसिवरेंस के साथ आप फोकस रहिए, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़िए। आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। जीएस में जैसे होता है कि कुछ भी ऊट पटांग सवाल आ जाए कहीं से भी, तो वो जो है 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको ट्रिक करने के लिए होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, उन सवालों में अटके रह जाएं और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो वो 4 से 5 सवाल जो है आप अगर उन्हें पहचान गए एग्जाम के टाइम पे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो 4 से 5 ही क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो एक ये टिप्स मैं देना चाहूंगा, बाकी तो थैंक यू। आप तैयारी करते रहिए। जी थैंक जी, यू सर। प्लीज 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 कंटिन्यू। तो बाकी तो यही है कि सर आप अपना फोकस रख के तैयारी कीजिए, और जो भी आपने पढ़ा है, और सबसे मेन बात है कि आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे उन्होंने मुझसे बोला था कि यार सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है तब अपने आप पे डाउट आता है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब मोटिवेशन से ही सारा कुछ होता है। लेकिन वो मेरे कुछ एक दोस्त था उसने बोला था कि भाई देखो सिलेक्शन लेना है तो अपने ऊपर फोकस, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। तो एक है कि पॉजिटिव लोगों से आप जुड़े रहिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए, तो आपका सिलेक्शन, आप 2 से 3 कदम ऑटोमेटिकली आगे अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं सर। थैंक यू सर, इन शब्दों के साथ मैं अपने आप को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। थैंक अरे यू सर। क्या बात है, मुझे दिल से कहूँ, आपका नेचर, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। मैं भी पर्सनली फील करता हूँ कि जो थैंक यू मैंने सर। शुरू में भी कहा था कि इंसान जॉब पा लेता है और बहुत अच्छी बात है। हर साल लाखों लोगों की जॉब लगती है, बट उसके साथ साथ हम कितना डाउन टू अर्थ हैं, जो हम हर बड़े इंसान के लिए कहते हैं। कुछ समय पहले हमने रतन टाटा जी को खो दिया। शायद ही ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट ना हो। कभी भी उन्होंने जी। उतना शो ऑफ नहीं किया कि नहीं, मैं लैंड रोवर खरीद सकता हूँ, पूरी कंपनी गाड़ी नहीं, मैं जगुआर खरीद लूं। कंपनी बट खरीद ली हमेशा सर। सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे, और वो मुझे आपसे फील हुई। लुकिंग थैंक फॉरवर्ड यू टू सर। कि आपके साथ मैं भी जुड़ा रहूं, बच्चे भी जुड़े रहें। कभी वापस जरूरत पड़ेगी आपके गाइडेंस को वापस मांगेंगे। जी थैंक यू जी सर। सो मच, पहली चीज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल बोर्ड थैंक के साथ जुड़ने के लिए। यू।
थैंक्स आपको दिल से, और बाकी सभी बच्चों को वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड पर्सनली से वन ऑफ द बेस्ट इंटरेक्शंस आई हैव एवर हैड विद दोज जो स्टूडेंट थे आज जॉब पर हैं। पर हाँ, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी फीलिंग्स, उनके हर शब्द में फीलिंग्स थी। एक वो होता है कि हमने इंटरनेट से कुछ शब्द देख लिए, बड़े बड़े शब्द बोल दिए, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट एंड दैट। ना, हर चीज आपको भी रियल फील हुई होगी कि हाँ, ये सिनेरियो वास्तव में रहा और इसको इस तरह ओवरकम किया जा सकता है। मिलते हैं आपसे आपके लाइव मॉक्स में, क्लासेस में, और कभी इनके साथ भी थैंक यू वापस सर। मिलेंगे। थैंक्स आप सभी को हम सभी की तरफ से। सी यू।